नमस्कार। 16 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। किसी भी नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसकी क्षमताओं में बहुत अधिक वृद्धि कर देता है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था और इस पे MiG-29 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर को संचालित कर सकता है यह, और भविष्य में HAL तेजस के नौसैनिक संस्करण को भी संचालित कर सकेगा। ये रहा आईएनएस विक्रांत। अब हम लोग अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो यूपीएससी जो है वह एक संवैधानिक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद 315 के तहत इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान में। यह पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में जाना जाता था और यह 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक रूप से मान्यता देगी, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनका कार्यकाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो, या अगर मान लीजिए 64 वर्ष की आयु में ही 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। इसके सदस्यों के लिए कम से कम आधे सदस्य जो हैं वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों तक सरकारी पदों पर रहना चाहिए, तभी ऐसे लोगों को यूपीएससी की सदस्यता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति जो है वो सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हैं और 9 से 11 के बीच यह सदस्य संख्या होती है। यूपीएससी जो है अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं इत्यादि के लिए नियुक्तियां कराती है, उसके लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। यह अपने सलाह देती है, लेकिन इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया है और इसके लिए इसके जो सदस्य होते हैं या इसके जो खर्चे होते हैं वो संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर आधारित किए गए हैं। उन्हीं के द्वारा इनका वहन होता है और सदस्यों को सेवा शर्तों को उनके कार्यकाल के दौरान बदला नहीं जा सकता है। साथ ही साथ इसके जो सदस्य होते हैं वो एक बार अगर रिटायर होते हैं तो या तो वो किसी अन्य राज्य लोकसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं या यूपीएससी के ही अध्यक्ष बन सकते हैं, और जो अध्यक्ष हैं वो फिर से किसी जगह रोजगार के लिए अयोग्य हो जाते हैं। इसके सदस्यों को हटाने के लिए कुछ आधार हैं, उन्हीं आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इन्हें हटाते हैं, लेकिन इसका आधार है दुराचार। उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया हो, उसी के आधार पर, मिसबिहेवियर किया हो, उसी के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है जांच करती है, और जब वो जांच करके यह बोल देती है कि हाँ यह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी हो जाता है। दिवालियापन के आधार पर भी हटाया जा सकता है, और यदि व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी निजी संस्था से या सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट करे या कोई समझौता कर ले सदस्य, तो भी उसे हटाया जा सकता है, क्योंकि यह दुराचार के अधीन आता है। यूपीएससी हर साल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति से संसद में प्रस्तुत करवाते हैं। यूपीएससी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह योग्यता प्रणाली, मेरिट प्रणाली का संरक्षक है और यह किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना नियुक्तियां सुनिश्चित करती है, ताकि मेरिटोरियस लोग जो हैं सार्वजनिक सेवा में आ सकें। अब हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। यह भी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि IAEA को पाकिस्तान के परमाणु बमों को, परमाणु संयंत्रों पर कब्जा कर लेना चाहिए और उसे अपने अधीन कर लेना चाहिए, परमाणु शक्तियों को। तो IAEA के बारे में जान लें। IAEA जो है वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कहते हैं। 1957 में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसके सदस्यों की संख्या लगभग 178 है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसके जो अभी वर्तमान महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वह है राफेल मारियानो ग्रोसी। IAEA शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है और NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे समझौते के लागू करवाने में भी यह निरीक्षण आदि का कार्य करता है। इस एजेंसी के द्वारा परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन में भी सदस्य देशों को मदद दी जाती है। परमाणु सुरक्षा, विकिरण से संरक्षण इत्यादि में भी सदस्य देशों को मदद दी जाती है और किस तरह से परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में हो, इस विषय में भी वह सहायता करती है। हाल ही में
आपने देखा होगा कि IAEA ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी भी करता रहा है और उसके शांतिपूर्ण उपयोग का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य करता है। IAEA देखता है कि कोई भी संस्था जो है, कोई भी देश जो है, वह जो परमाणु सामग्री का प्रयोग केवल ऊर्जा निर्माण में करे, इसका इस तरह से प्रयोग ना करे कि वह बम बना सके और दुनिया के लिए एक चुनौती हो जाए। जलवायु परिवर्तन और कैंसर उपचार जैसे चुनौतियों को निपटने में भी यह वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। अब हम लोग देखते हैं अगले करंट को, बायकॉट तुर्की और अजरबैजान कैंपेन। तो तुर्की और अजरबैजान और उसके उत्पादों को दरकिनार करने, उनको बायकॉट करने की बात चल रही है भारत में। और तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग तुर्की के बारे में जानें। तुर्की का नया नाम तुर्की भी हो गया है। तो तुर्की जो है वह अधिकांश हिस्सा उसका एशिया ही महाद्वीप में है। कुछ ही हिस्सा जो है वो लगभग 3% हिस्सा जो है वह यूरोप में है और बोस्फोरस स्टेट से यह विभाजित है। यही बोस्फोरस स्टेट जो है इसके शहर इस्तांबुल को 2 हिस्से में बांटता है। यह इस्तांबुल जो है पुराने समय में बेजेंटाइन एम्पायर के समय जो है यह कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाता था। और यहाँ पर इस्तांबुल के जो दक्षिण में है वही है मरमरा सागर है। तुर्की के उत्तर में काला सागर है और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तुर्की की राजधानी जो है वह है अंकारा। तुर्की के बारे में अगर हम लोग और देखें तो तुर्की का साइप्रस से, ग्रीक से इत्यादि से संघर्ष चलता रहा है। साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की अपना दावा करता है, टर्किश सिप्रियट कहता है उसे। और तुर्की में पहले 2017 तक संसदीय प्रणाली थी। अब यहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली ये सब एर्दोगान ने लागू कर दी है और वो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तुर्की में देखा जाए तो अनातोलिया का मैदान है, अनातोलिया प्लेच्यू है और पोंटिक माउंटेन्स हैं, कोरोग्लू माउंटेन्स हैं और तुर्की में ही लेक वान है, वान झील है। तुर्की के दक्षिण में ही भूमध्य सागर है और इसके पश्चिम में एजियन सागर है। तुर्की में कभी खलीफा का शासन हुआ करता था जो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम संप्रदाय का सबसे प्रधान व्यक्ति माना जाता था, मुखिया माना जाता था। लेकिन यहाँ पर जब तुर्की के पिता अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा का शासन आया तो उन्होंने सल्तनत को समाप्त कर दिया और तुर्की को एक आधुनिक सेकुलर लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। तुर्की के पड़ोसी देशों को हम लोग देखें तो सीरिया इसका पड़ोसी देश है, इसके अलावा ईरान इसका पड़ोसी देश है, इसके अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान भी पड़ोसी देश है और जॉर्जिया पड़ोसी देश है। अब हम लोग जान लेते हैं अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान की राजधानी जो है वह बाकू है और इधर जो है वह यहाँ है कैस्पियन सागर है और यह बाकू जो है वह तेल का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसका आर्मेनिया से अभी हाल ही में विवाद चल रहा था और वह विवाद जो चल रहा था जिस क्षेत्र के लिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उस क्षेत्र का नाम था नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख के बारे में जानने से पहले हम अजरबैजान के पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में जान लेते हैं। तो रूस इसका पड़ोसी देश है, जॉर्जिया इसका पड़ोसी देश है, आर्मेनिया इसका पड़ोसी देश है और ईरान इसका पड़ोसी देश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्षेत्र जो है यह भी अजरबैजान का ही अंग है, लेकिन यह अजरबैजान की मुख्य भूमि से अलग है। यहाँ जाने के लिए या तो तुर्की होकर जाया जाए या ईरान होकर जाना पड़ता है अजरबैजान से। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नगोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए लड़ाई हो रही थी। यह एक समय में सोवियत संघ के समय में एक ओब्लास्ट था, अर्थात एक तरह से स्वतंत्र रिपब्लिक था। लेकिन बाद में अजरबैजान ने प्रारंभ में उसने इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा किया और लेकिन हाल फिलहाल जो पिछले 1-2 साल पहले जो संघर्ष हुआ था उसमें इसने जो यह नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है इसके पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लेने के बाद यहाँ पे जो मुख्यतः आर्मेनियानी लोग रहते थे उन्हें यहाँ से भागना पड़ा, आर्मेनिया जाना पड़ा। और इसका कारण यही था कि इसने सबसे पहले लाचिन कॉरिडोर जो कि आर्मेनिया और नगोर्नो काराबाख को जोड़ा करता था उसको पहले इसने कट ऑफ कर दिया
और फिर धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमता के बल पर इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यहाँ से जो रिपब्लिक था उसे उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस संघर्ष में एक तरह से आर्मेनिया की हार हो गई थी। इन दोनों देशों के बीच संघर्ष चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।